नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस साइंस क्लास एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। आज हम 12th क्लास बायोलॉजी का जो हमारे 6 नंबर लेसन चल रहा था, उस 6 नंबर लेसन का आज ये आपके पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखो हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि पादपों में जो जल अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है, आपके जल वो होता है आपके जड़ के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जो जड़ होती है उसके हमने अलग अलग पार्ट पढ़े थे। एक जड़ का भाग होता है तरुण क्षेत्र, एक भाग होता है आपके परिपक्वन क्षेत्र। तरुण क्षेत्र के द्वारा क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, जबकि परिपक्वन क्षेत्र है उसमें सुबेरिन और आपके लिग्निन के जमाव के कारण वो जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य, और उस परिपक्व क्षेत्र के लिए उसमें क्या होता है, आपके जल का पारगम्य नहीं होता है, तो वो जल का अवशोषण नहीं करता है। तो सिर्फ तरुण क्षेत्र के द्वारा क्या होता है, आपके जल का अवशोषण होता है। कौन से क्षेत्र के द्वारा होता है, सिर्फ और सिर्फ तरुण क्षेत्र के द्वारा होता है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था कल इसमें कि तरुण क्षेत्र है, इस तरुण क्षेत्र के आपके 5 भाग है, जिसमें से जो पहला भाग है वो कौन सा भाग होता है कि जड़ का सबसे नीचे वाला भाग, और उसे हम क्या कहते हैं, मूल गोप कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल गोप कहते हैं। ठीक है, मूल गोप के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, मूल शीर्ष का भाग। मूल शीर्ष के बाद में होता है आपके जो देद्रीय वर्दी क्षेत्र, या हम बोल सकते हैं कि जो जड़ की जो वर्दी को बढ़ाता है वो क्षेत्र, या इसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कोशिका विभाजनशील क्षेत्र, कोशिका विभाजनशील क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा पार्ट था वो था आपके मूल रोम का पार्ट। कौन सा था, मूल रोम का पार्ट। ठीक है, अब देखो इस मूल रोम के पार्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको ये याद रखना है कि मूल रोम होता है वो जड़ में मेन रूप से जल के अवशोषण का कार्य करता है। ये हमने वहां पे कल पढ़ा था। ठीक है, अब देखो जो मूल रोम है ये किस प्रकार से होती है, जैसे कि ये आपके जड़ है। ठीक है, जड़ के साइड में अनेक सारी अन्य जड़ें होती है, छोटी छोटी जड़ें अनेक संख्याओं में। ठीक है, इन जड़ों को क्या कहते हैं, आपके मूल रोम कहते हैं। जो अन्य जड़ें निकली हुई होती है इन्हें क्या कहते हैं, मूल रोम। क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो कि पादपों में जो जल अवशोषण होता है वो 2 क्रियाओं के द्वारा होता है। कितनी क्रियाओं के द्वारा, 2 क्रियाओं के द्वारा। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कि पादपों में जल का अवशोषण, पादपों में जल का अवशोषण, पादपों में जल का अवशोषण। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो पादपों में जो जल का अवशोषण होता है इसके बारे में सबसे पहले जो वैज्ञानिक था बताने वाला, उस वैज्ञानिक नाम था आपके क्रेमर। वैज्ञानिक का नाम क्या था, क्रेमर। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वैज्ञानिक क्रेमर ने पादपों में जल के अवशोषण के बारे में बताया था, और इसने बताया कि पादपों में जो जल का अवशोषण होता है वो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। अब देखो कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार। क्रेमर ने बताया कि पादपों में जो जल का अवशोषण होता है वो 2 प्रकार से होता है। पहला अवशोषण होता है आपके निष्क्रिय। पहला कौन सा होता है इसमें, निष्क्रिय, या जिसे हम निश्चेत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, निश्चेत भी कह सकते हैं। ठीक है, निश्चेत जल अवशोषण, निश्चेत जल अवशोषण। ठीक है, और इसमें जो सेकेंड पार्ट है वो होता है आपके सक्रिय जल अवशोषण। कौन सा होता है, सक्रिय जल अवशोषण। तो इन 2 क्रियाओं के बारे में बताया था कि जो पादपों में जल अवशोषण होता है वो 2 क्रियाओं के द्वारा होता है। एक तो निष्क्रिय जल अवशोषण, और इसके अलावा दूसरा है वो जो होता है आपके एक्टिव, या जिसे हम सक्रिय जल अवशोषण बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण इनमें क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपके कौन सा निष्क्रिय जल अवशोषण। सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे हम, निष्क्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण, या जिसे हम निश्चेत जल अवशोषण भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो निष्क्रिय जल अवशोषण में होता क्या है। निष्क्रिय जल अवशोषण में आपको ध्यान में रखना है कि जो जल अवशोषण का जो कारण है या कारक है वो आपके पत्तियों में उपस्थित होता है। किस में उपस्थित होता है, पत्तियों में उपस्थित होता है। ठीक है, और जो जड़ होती है वो सिर्फ वहन का, या फिर हम बोल सकते हैं कि मार्ग का कार्य करती है। जड़ होती है वो किसका कार्य करती है, आपकी मारक का कार्य करती। जबकि जो मेन रीजन होता है, मेन जो कारक होता है, फैक्टर इसमें जो जल अवशोषण का, वो फैक्टर किस में होता है, आपके पत्तियों में उपस्थित होता है। किस में उपस्थित होता है, आपके इसमें पत्तियों में उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखो जो इसमें पत्तियों में उपस्थित होता है, जैसे कि आपके सामने ये एक यहाँ पे प्लांट है, इस प्लांट को आप देखो, ये जैसे कि आपकी यहाँ पे पत्तियां हैं। अब देखो मेन जो जल अवशोषण का कारण है वो कहाँ पे होगा, पत्तियों में होगा। एक बात और ध्यान में रखना, जो आपके निष्क्रिय जल अवशोषण है ये आपके वाष्प उत्सर्जन के समय होगा। इसमें कब होगा,
वाष्प उत्सर्जन के समय सिर्फ कौन सा अवशोषण होता है? निष्क्रिय जल अवशोषण होता है। क्यों होता है? अब देखो वाष्प उत्सर्जन के समय क्या होता है, यहाँ पे पत्तियों की जो ऊपरी परत होती है, जो निचली परत होती है, यहाँ पे छोटी छोटी क्या होती है, जल की बूंदे, मतलब जल क्या होता है, वो वाष्प के रूप में, यहाँ से वाष्प के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता रहता है, बाहर निकलता रहता है। अब देखो जो जल के अणु होते हैं उनके मध्य क्या होता है, सहसंयोजन बल होता है। यहाँ पे ध्यान में रखना कि जल के अणु के मध्य, जल के अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य सहसंयोजन बल, सहसंयोजन बल उपस्थित होता है। कौन सा बल उपस्थित होता है? सहसंयोजन बल। अब देखो सहसंयोजन बल का यहाँ पे क्या मतलब है? सहसंयोजन बल का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ा होता है, जैसे कि ये दूसरा आपके यहाँ पे जल का अणु, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के आपके ऋणावेश, ये आपके एक ऋणात्मक तत्व है, मतलब इस पे चार्ज कैसा होता है, माइनस चार्ज, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन पे कैसा आता है, डेल्टा पॉजिटिव, मतलब आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। ठीक है, इस प्रकार ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन के साथ में जो बंध बनाता है या जो बल होता है, इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो बल होता है, वो बल कौन सा कहलाता है, आपके सहसंयोजन बल कहलाता है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये जल का एक अणु बाहर निकलेगा, मान लो जैसे ही जल का अणु बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगी, ये जल को अपने साथ में खींचेगा ऊपर की ओर, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जल का अणु बाहर निकला तो यहाँ पे जल की क्या हो जाएगी, कमी, तो ये क्या करेगा, वापस जो जल पीछे की ओर होगा, इन जल को क्या करेगा, अपनी ओर खींचता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस सहसंयोजन बल के कारण क्या होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण होता है। किस में होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण के लिए क्या जरूरी है कि जल के अणुओं के मध्य क्या होता है, सहसंयोजन बल उपस्थित होता है, और इसमें जो मेन कारक है वो कारक किस में उपस्थित होता है, आपके पत्तियों में उपस्थित होते हैं। किस में उपस्थित होते हैं, पत्तियों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात, अब देखो जो 98% या 90 से 98% जो पादपों में जो अवशोषण होता है जल का, वो कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा होता है। कौन सी क्रिया के द्वारा, निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा होता है। क्लियर है बात यहाँ पे? और क्या बात ध्यान में रखनी है, इस निष्क्रिय जल अवशोषण में कोई एटीपी या कोई भी एडीपी या कोई भी हम बोल सकते हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें, इस निष्क्रिय जल अवशोषण में किसी भी प्रकार की आपकी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ये जल का अणु बाहर निकलता है तो यहाँ पे जल की कमी होगी, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जड़ों से एक क्या होगा, खींचाव उत्पन्न होगा। क्या होगा, जड़ों से एक खींचाव उत्पन्न होगा। तो जैसे खींचाव उत्पन्न होगा ऊपर की ओर, तो जो जल अवशोषण है, तो यहाँ पे जो मूल रोम है, इन मूल रोमों के द्वारा क्या हो जाएगा, जल का अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्रिया में सबसे पहले क्या होगा, वाष्प उत्सर्जन होगा। क्या होगा, वाष्प उत्सर्जन, मतलब इस निष्क्रिय जल अवशोषण के लिए क्या जरूरी है, वाष्प उत्सर्जन। अब देखो मैंने कारक बताया था वो कौन से, आपकी पत्तियां होती है, मतलब जो पादप के वायव्य भाग। अब वायव्य भाग का मतलब क्या है कि सबसे पहले पत्तियों में खींचाव उत्पन्न होगा, पत्तियों से स्परो या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, टहनी बोल सकते हैं। ठीक है, शाखा बोल सकते हैं। इन शाखाओं से ये खींचाव कहाँ पे जाएगा, इस तने में जाएगा, और तने के द्वारा ये खींचाव कहाँ पे जाएगा, आपके इन जड़ों में जाएगा या मूल रोमों में जाएगा। तो मूल रोम क्या करते हैं, मिट्टी से उस जल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, और उस खींचाव के कारण ये जल कहाँ पे जाता है, इन पत्तियों में या पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखो वाष्प उत्सर्जन हुआ, वाष्प उत्सर्जन के द्वारा मेन कारण कौन सा है, पत्ती। ठीक है, पत्तियों से ये खिंचाव कहाँ पे जाएगा, आपके शाखाओं में जाएगा। ये लो शाखाओं में चला गया, शाखाओं से फिर कहाँ पे जाएगा, आपके शाखाओं से कहाँ पे जाएगा, तने में जाएगा। ये लो तने में भेज दिया, और तने के द्वारा ये जो खिंचाव होगा ये कहाँ पे जाएगा, इस जड़ में जाएगा, और जड़ में जाकर कहाँ पे, मूल रोम, और मूल रोम से क्या होगा, जल का अवशोषण। मूल रोम से जल का अवशोषण होगा, मूल रोम से क्या होगा, जल का अवशोषण होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके निष्क्रिय जल अवशोषण। मेन क्या ध्यान में रखना है कि इसमें जो कारक होता है, जो जल अवशोषण का मेन कारक वो कहाँ पे होता है, आपके पत्तियों में होता है, और जो जड़ होती है वो मार्ग प्रदान करते हैं। ये वाष्प उत्सर्जन के समय होती है, जल के अणुओं के मध्य सहसंयोजन बल उपस्थित होता है। ये सहसंयोजन बल क्या होता है वो मैंने बता दिया, और इसमें कोई भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसे निष्क्रिय बोलते हैं। निष्क्रिय मतलब एकदम फ्री,
कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये आपके कौन सा था, निष्क्रिय जल अवशोषण। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आपके कौन सा, सक्रिय जल अवशोषण। सेम ही इसका उल्टा कौन सा हो जाएगा, सक्रिय जल अवशोषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सक्रिय जल अवशोषण हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर हम पढ़ते हैं यहाँ पे सक्रिय जल अवशोषण कि सक्रिय जल अवशोषण क्या होता है। पहली बात तो इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे जो कारक है वो किस में उपस्थित होंगे, अब जड़ में उपस्थित होंगे, ठीक है। कारक क्या होंगे, जड़ में उपस्थित होंगे, यहाँ पे क्लियर है बात यहाँ पे। और यहाँ पे एक जो बल उत्पन्न होगा और वो होगा आपके ऊपर की ओर, कौन सा, धनात्मक बल। सेम इसका उल्टा कर दो, पहला कारक किसमें, कारक कहाँ पे उपस्थित होंगे, इसमें जड़ में, जल अवशोषण का कारक। एक हम पढ़ रहे थे ये क्रिया जो निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया ये कब होगी, आपके वाष्प उत्सर्जन के समय, जबकि ये वाष्प उत्सर्जन के समय क्रिया नहीं होती। वाष्प उत्सर्जन के समय यह क्रिया नहीं होती है। वाष्प उत्सर्जन के समय ये क्रिया नहीं होती है, मतलब दिन के समय तो क्या होगा, वाष्प उत्सर्जन होगा, जबकि रात्रि के समय वाष्प उत्सर्जन नहीं होता है। तो रात्रि के समय कौन सा जल अवशोषण होता है, आपके सक्रिय जल अवशोषण। रात्रि के समय कौन सा अवशोषण होता है, आपके सक्रिय जल अवशोषण होता है। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 96 से 98% जो जल का अवशोषण होता है वो कौन सी विधि के होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण विधि के द्वारा, जबकि यहाँ पे 2 से 4% जो जल अवशोषण होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है, आपके सक्रिय जल अवशोषण विधि के द्वारा होता है। कौन सी विधि के द्वारा होता है, 2 से 4% जो जल अवशोषण होगा इसमें कौन सी विधि के द्वारा होगा, आपके सक्रिय जल अवशोषण विधि के द्वारा होगा। कौन से अवशोषण के द्वारा होगा, सक्रिय जल अवशोषण के द्वारा होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो एक छोटे छोटे जो आपके पादप होते हैं, ये मान लो कोई भी घास का कुल है या फिर मान लो आप ये बाजरे का कोई भी छोटा पौधा है। हम देखते हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी बूंदों के रूप में सुबह के समय पानी की बूंदें रहती हैं। ये पानी की बूंदें किस रूप में बाहर निकलती है, किस कारण बाहर निकलती है, तो ये बाहर निकलती है आपकी मूल दाब के कारण। किस दाब के कारण, मूल दाब के कारण पानी की बूंदें क्या होती है, इनकी सतह पे आ जाती हैं। तो इनकी सिराओं में क्या होता है, एक खींचाव उत्पन्न होता है। इनकी सिराओं में जो पत्तियों की सिराएं होती हैं उन सिराओं में क्या होता है, एक खींचाव उत्पन्न होता है। और उस खींचाव को हम क्या कहते हैं, मूल दाब। क्या होता है कि सिराओं में या बोल सकते हैं बल उत्पन्न होता है और उसी को क्या कहते हैं, मूल दाब कहते हैं, ठीक है। और यही मूल दाब के कारण क्या होता है कि जड़ों से जल का अवशोषण होने लगता है। जड़ों से क्या होता है, जल का अवशोषण होने लगता है। किसके कारण, इस मूल दाब के कारण क्या होता है, इसमें जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होने लगता है। नेक्स्ट बात देखो, इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। किसमें नहीं होती है, निष्क्रिय जल अवशोषण में। जबकि सक्रिय जल अवशोषण में क्या होगा, यहाँ पे एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसमें, इससे सक्रिय जल अवशोषण में। हो गया सारा विपरीत इसका। निष्क्रिय जल अवशोषण एक याद कर लो, ये आपके सक्रिय जल अवशोषण अपने आप याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक नाम आया एटीपी, तो एटीपी का पूरा नाम आप याद रखना है यहाँ पे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये किसका नाम है, आपके एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे जो जल अवशोषण की जो क्रिया है वो 2 प्रकार से होती है। एक तो निष्क्रिय जल अवशोषण, एक होता है आपके सक्रिय जल अवशोषण। इन दोनों के बारे में डिफरेंस पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो हमारे आता है वो होता है कि पादपों में जल मार्ग। कौन सा है नेक्स्ट हमारे यहाँ पे, कि पादपों में जल मार्ग कौन कौन से है वो हमें यहाँ पे पढ़ने, ठीक है। उनके बारे में देखो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे पढ़ना है नेक्स्ट कि पादपों में जल का अवशोषण, ये तो हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे कि पादपों में जल मार्ग। नेक्स्ट हेडिंग क्या हमारे, पादपों में जल मार्ग। पादपों में जल मार्ग। अब देखो पादपों में जल मार्ग क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। अभी हमने देखा कि मूल रोमों के द्वारा क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। और पादपों में कुछ विशिष्ट ऊतक होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके जल का अवशोषण करते हैं। और कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जो क्या करते हैं, उसमें भोजन का परिवहन करते हैं।
तो आपको पता होना चाहिए, आपने 11th क्लास में पढ़ा था, एक तो फ्लोएम, ठीक है, एक पढ़ा था आपने जाइलम, क्या पढ़ा था, जाइलम, ठीक है, एक पढ़ा था फ्लोएम, एक पढ़ा था जाइलम। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जल का परिवहन करता है और कौन सा तक आपके यहाँ पे भोजन का परिवहन करता। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे क्या यहाँ पे, जैसे आपको याद रखना है जल, क्या रखना है, जल। तो जल का परिवहन करने वाला उत्तक कौन सा, आपके जाइलम। और यहाँ पे क्या रहा है, एफ, एफ मतलब क्या होता है, ये एफ, एफ मतलब फूड, और फूड मतलब क्या होता है, भोजन, क्या होता है, भोजन। तो भोजन का परिवहन करने वाला उत्तक कौन सा है, फ्लोएम, ठीक है। जाइलम तो किसका परिवहन करता है, आपके जल का परिवहन करता, जबकि जो फ्लोएम होता है वो किसका परिवहन करता है, यहाँ पे भोजन का परिवहन करता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात यहाँ पे कि जो पादपों में जो जल मार्ग है वो कितने प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो आपको पता होना चाहिए कि पादपों में जो जल मार्ग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है आपके एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट पथ, पथ मतलब क्या होता है, मार्ग, ठीक है। सेकेंड नंबर होता है सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट, सेकेंड नंबर हो जाएगा सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट पद। और थर्ड नंबर हो जाएगा आपके रसदानीय पद, कौन सा हो जाएगा, रसदानीय पद, ठीक है। यहाँ पे ये हो गए 3 पद, एपोप्लास्ट पद, सिम्प्लास्ट पद, रसदानीय पद। इनकी बात करेंगे अभी हम। जैसे कि ये आपके जड़ है यहाँ पे, ठीक है, जड़ के अंदर यहाँ पे क्या होता है, बीच में आपके जाइलम होता है, बीच में क्या होता है, ये जाइलम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, मूल रोम। तो मूल रोम जल का अवशोषण करते हैं और ये जल के अवशोषण के द्वारा ये जल कहाँ पे चला जाता है, जाइलम में चला जाता है। और ये जाइलम में तो जाता है, वो जाइलम में किस प्रकार से पहुंचता है, वो पहुंचता है आपके इन 3 मार्गों के द्वारा, एपोप्लास्ट मार्ग के द्वारा, सिम्प्लास्ट पथ के द्वारा और रसदानीय पथ के द्वारा। इन मूल रोमों के द्वारा ये जल यहाँ पे किस में पहुंचता है, जाइलम में पहुंचता है, किस में पहुंचता है, जाइलम में, ठीक है। तो ये जो आपके पादपों में जो जल मार्ग है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसदानीय पथ, इनको हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।